धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। यहां होने का मुझे खुशी हो रही है। कांग्रेस से मदद करने वालों का धन्यवाद। मुझे आपके साथ सकारात्मक उपकारवाद के बारे में बात करके खुशी हो रही है। प्रभावी उपकारिता क्या है? यहां तक कि उपयुक्त निस्वार्थता एक रोमांचक नया आंदोलन है, शायद 2008 के बारे में शुरू हुआ, और यह सामाजिक आंदोलन और एक दर्शन के रूप में भी है। जीने का एक तरीका है जो आपको कैसे जीना हो सकता है, एक मान्यताओं का सेट है। इसके अलावा यह भी एक दर्शन है। तो महत्वपूर्ण बातें समझने का एक तरीका यह है, जो आंदोलन कर रहा है वह दुनिया को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और आप भी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हर व्यक्ति को खोजना चाहिए। और यह आंदोलन अधिक लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वे इसे अपने लक्ष्यों में से एक बनाएं, अपने जीवन के लक्ष्यों में से एक, न कि एकमात्र जीवन का लक्ष्य। क्योंकि हमें लगता है कि बहुत सारे लोग संत नहीं हैं जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि यह हर किसी का एक लक्ष्य होना चाहिए ताकि आप दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालें। पॉजिटिव प्रभाव से क्या मतलब करते हैं? बेहतर बनाने वाला क्या है? मूल्यों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। और प्रभावी उपकारवाद आंदोलन के कुछ बहुत ही मूल्य हैं जिन्हें मैं सोचता हूं, मुझे आशा है आप सभी इच्छा करेंगे। जब हम दुनिया को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो हम वास्तव में पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ इसका मतलब नहीं है खुद को, मेरा परिवार, हम, मेरी समुदाय या मेरे देश का अर्थ तक नहीं होता है। हम सचमुच हर किसी में रुचि रखते हैं, और न केवल हर किसी में बल्कि हर मानव के संदर्भ में भी। हमें पीड़ा कम करने में रुचि है। कोई भी प्राणी जो पीड़ा महसूस कर सकता है, और गैर मानवीय पशु भी गिने जाते हैं। हम इस सार्वभौमिक दृष्टिकोण को लेते हैं और हमें पीड़ा बुरी लगती है। हमें ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने एक अच्छा जीवन की संभावना होती है तो उसे खो देना बहुत बुरा होता है। इसलिए हमें पहले मर जाने से पहले उसे जीना चाहिए। और हम सोचते हैं कि खुशी भी एक अच्छी चीज है, जिसके लिए अच्छा है कि ऐसे लोग हैं जो धनवान, पूर्णतः संतुष्ट और खुश जीवन जी रहे हैं। इसलिए अब मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे पास सीमित समय होने के कारण मैं सिर्फ इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि कैसे सकारात्मक उदारतावादियों ने इन मूल्यों के अनुरूप दुनिया को बेहतर बनाने के 3 तरीकों के बारे में सोचा, बातचीत की और शोध की है। तो मैं किसी तरीके से दुख को कम करने का प्रारंभ कर रहा हूं। इस दुनिया के बारे में स्पष्ट तथ्य यह है कि कुछ लोग हमारी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, बल्कि उन्हें अधिक रखने की क्षमता होती है और हमारे संसाधनों, पैसे या समय को उन चीजों पर खर्च करते हैं जिन्हें हमें वास्तव में जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें आनंद होता है। आप उन्हें विलासिताएं कहें। फिर दुनिया में भी कई लोग हैं, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 700 मिलियन से अधिक लोग हैं जो दुनिया में पर्याप्त नहीं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं या अपने और परिवार के लिए सुरक्षित रूप से पूरा नहीं कर सकते हैं। वे लोग हैं जिन्हें विश्व बैंक ने गरीबी में रहने वालों के रूप में श्रेणीबद्ध किया। तो यह सिर्फ गरीबी नहीं है जो आपके देश के अन्य लोगों के साथ तुलनात्मक है। यह निर्धारित मानक के अनुसार गरीबी है, एक ऐसे वास्तविक मानक के अनुसार जहां खाने, आवास,
या न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। मूलभूत आवश्यकताएं यहां चर्चा की जा रही हैं। फिर सवाल है, अच्छा, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारे द्वारा मेरा मतलब उन लोगों से है जो खुशनसीब हैं, जो गरीबी में 7 या 800 मिलियन लोगों में नहीं हैं। मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। इससे साबित होता है कि आप उन मानकों के अनुसार गरीब नहीं हैं। तो हमारी इसके लिए जिम्मेदारी क्या होती है? ठीक है, अच्छा, विचार करें। कई साल पहले, यह डरावना है कि कितने साल पहले है, क्योंकि यह वास्तव में 51 साल पहले है, मैंने अकाल, समृद्धि और नैतिकता नामक लेख लिखा है। यह मेरा पहला प्रकाशन है। इसमें एक छोटी सी कहानी का उपयोग किया है, जहां एक बच्चा एक हल्के सा तालाब में डूब रहा है। ऐसा हो गया है जिसे मेरे साथ जोड़ा गया है। यह प्रिंट होता है, तालाब में डूबते बच्चे। कहानी का मकसद क्या है? अच्छा, कहानी आपसे यह कहती है कि आप एक तालाब से गुजर रहे हैं, शायद किसी पार्क में। यह एक कम गहराई का तालाब है। आप एक बच्चे को देखते हैं जो इसमें गिर गया है। छोटा तालाब जिसमें आसानी से खड़े हो सकते हैं, बच्चे के लिए गहरा है और डूबने का खतरा दिखाई देता है। तुम चारों ओर देखते हो, तुम कहते हो इस बच्चे के पास कोई होना चाहिए। छोटे हैं, माता पिता या बेबी सिटर होना चाहिए। किसी और को देख नहीं सकते, केवल आप और बच्चा हैं। तो आप क्या करते हैं? आपका पहला विचार, तालाब में कूदकर बच्चे को बाहर निकालना होगा। लेकिन आपके पास एक और विचार है, कम महान। मैं अच्छे जूते पहन रहा हूं, विशेष आयोजन के लिए तैयारी की, बातचीत कर रहा हूं और ठीक कपड़े पहने हैं। गहरे तालाब में कूदने से वे खराब होंगे और मुझे खर्च करना पड़ेगा। मुझे नए खरीदने होंगे और वे काफी महंगे हैं। तो ये बच्चा वास्तव में मेरा बच्चा नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। किसी ने बच्चा ठीक है या नहीं ये नहीं पूछा। मेरे साथ क्या संबंध है? रास्ते पर चलूंगा, भूल जाऊंगा, बच्चा देखा था, जूते नहीं खरीदने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचेंगे? बहुत नहीं, मुझे लगता है, आशा है वह भयानक होगा। वह भयानक है, निश्चित रूप से अनैतिक है, जो बच्चे के जीवन के आगे अपने नए जूते खरीदने के लिए पैसे खर्च करता है। तुम ऐसा कैसे करो? अगर उस प्रतिक्रिया का अनुभव हुआ है जैसा कि मुझे आशा है, तो आप बच्चे की मदद नहीं कर सकते हैं। आप एक अनैतिक व्यक्ति हो सकते हैं क्योंकि आप बच्चे की जान नहीं बचा रहे, हालांकि आप उस खतरनाक स्थिति में जिम्मेदार नहीं हैं। आप बच्चे से किसी भी तरह संबंधित नहीं हैं। आप उस बच्चे की मदद करने और जान बचाने की संभावना रखते हैं। अब अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद मेरे पास आपके लिए बुरी खबरें हैं। आप उस स्थिति में हैं जहां उनके सामने बच्चे के साथ व्यक्ति तालाब में डूब रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जो रोकने योग्य गरीबी से संबंधित कारणों से मर रहे हैं। यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, हर साल लगभग 5 मिलियन बच्चे मर जाते हैं, ऐसा कहता है। ये नए आंकड़े हैं। अब भाग्यशाली तरीके से संख्या कम हो रही है। 2009 में मैंने द लाइफ यू कैन सेव पुस्तक प्रकाशित की, तब 9.8 मिलियन कॉपियां थीं। तो ये उसका आधा है जो उस समय था। ये नीचे जा रहा है, ये अभी भी बहुत ज्यादा है। लगभग 14,000 बच्चे, ज्यादातर गरीबी से संबंधित कारणों से, हर दिन मर रहे हैं। यह उनके 5वें जन्मदिन से पहले होता है। आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। कुछ संगठनों को आप दान कर सकते हैं। मैं एक दिखाऊंगा जिसमें आप दान कर सकते हैं और बच्चों की जानें बचा सकता है। शायद एक जोड़ी जूतों की कीमत के लिए नहीं, लेकिन आप योगदान कर सकते हैं। प्रभावी उदारता आंदोलन कहता है कि आपके पैसे के लिए सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए योगदान देना महत्वपूर्ण है।
और यह सोचने की पंक्ति इस व्यक्ति टोबी ऑड को बहुत कुछ आनी है, जो 2000 के दशक में ऑक्सफोर्ड में एक स्नातक छात्र थे। उसने मेरे लेख पढ़े और सोचा, मैं दुनिया में कितना अच्छा कर सकता हूं। मैं एक शिक्षाविद या शिक्षक बनने जा रहा हूं। प्रोफेसर बनकर कितना कमा सकता हूं, दान कर सकता हूं और प्रदर्शन क्षमता कितनी होगी। तो उसने वह हिसाब लगाया। उसने कल्पना की कि वह करियर होगा जिसमें वह मामूली रहेगा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। एक योगदान राशि होगी और सेवानिवृत्त होने तक उसे पता नहीं होगा कि वह हर साल कितना कर सकता है। यह स्वाभाविक रूप से बड़ी राशि बन गई, क्योंकि वह नम्रतापूर्वक जीना चाहिए थी और उसने दान करने के तरीकों पर नजर डाली। यह कितना अच्छा काम करेगा। उन्होंने ध्यान दिया था, लोगों को गाइड डॉग्स की प्रशिक्षण देने वाले संगठनों को दान करना जो दृष्टिहीनता वाले लोगों के लिए होते हैं। प्रशिक्षित कुत्ते हो सकते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। कुत्ते को प्रशिक्षित करना और काम करने के लिए व्यक्ति को प्रशिक्षित करना महंगा होता है। उसे भारी राशि का दान करने के बावजूद वह लगभग 50 लोगों की मदद कर सका जो गाइड डॉग प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, 50 लोगों की मदद से गाइड कुत्ता प्राप्त करना अच्छा है। विकल्प देखा। विकल्प था ट्रेचोमा का इलाज करना। ट्रेकोमा दुनिया में रोकने योग्य अंधापन का प्रमुख कारण है। यह एक सूक्ष्म जीव है जो बच्चों की आंखों में प्रवेश करता है, विशेष रूप से गर्म, धूल भरे जलवायु और जहां स्वच्छता और मूलभूत चिकित्सा सेवा की कमी होती है। धीरे धीरे दशकों के बाद यह उनकी दृष्टि नष्ट करता है। बचपन में अपनी आंख में इस जीव को प्राप्त कर सकें, आपकी दृष्टि 20, 30 और शायद 40 के दशक में होंगे, तब धुंधली हो जाएगी और देखने की क्षमता नहीं रहेगी। इसे इलाज किया जा सकता है। रोकना आसान है, शुरुआती उम्र में ही करें। और इसे इलाज करना सस्ता है। जब टोबी इन अध्ययनों की ओर देखता था, उसने एक लेख पढ़ा जिसमें सुझाव दिया गया था कि सिर्फ $25 के लिए एक बच्चे को बचा सकते हैं। तो उस राशि के साथ जो उसने गणना की थी, वह 80,000 लोगों को अंधा नहीं होने से बचा सकता था, मुख्य रूप से एक बड़ा फुटबॉल स्टेडियम जिसमें लोग भरे होते हैं। और एक व्यक्ति, एक अरबपति नहीं, बस एक ऐसे वेतन पर एक शिक्षाविद 80,000 लोगों को अंधा होने से रोक सकता है। अब ये आंकड़े संदिग्ध हो सकते हैं, वे थोड़ा बदल सकते हैं। हम फल चुनते हैं जब हम समस्या के क्षेत्रों के साथ निपट चुके होते हैं, तो यह महंगा हो जाता है। यदि यह $25 का मूल्य नहीं है तो $100 का है। वह अभी भी 20,000 लोग हैं जिन्हें आप बचा सकते हैं। यह अभी भी गाइड डॉग संगठन को दान करने से बेहतर है। उदाहरण की इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि साक्ष्य और शोध को देखने और यहां दान करने के लिए सबसे अच्छा मूल्य प्रदान किया गया है, उसे देखें। यदि आपके पास दान करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन आप अपना समय या कौशल संगठन को स्वयंसेवी करना चाहते हैं, तो आपको उदारवादी कहा जाता है कि आपको वहां ढूंढना चाहिए जहां आप सर्वोत्तम कर सकते हैं। यह एक संगठन है जिसे प्रभावी उदारवादी द्वारा सिफारिश किया जाता है और यह जीवन बचाने की ओर चलेगा। इन नीले थैलों में आप देख सकते हैं कि बच्चे जो वे घर ले जा रहे हैं, उनमें बिछाने हैं जो उन्हें सुरक्षित रखेंगे। अगर वे उनके नीचे सोते हैं तो यह उन्हें मलेरिया मच्छरों और मलेरिया से बचाएगा, और मलेरिया युवा बच्चों में मृत्यु का प्रमुख कारण है। इसलिए अभ्यास के अनुसार बिस्तर जाल वितरण की प्रभावशीलता दिखाते हैं कि $4,500 के लिए आप जीवन बचा सकते हैं। तो कहें कि यह शायद आप सभी के लिए जूते के जोड़े की कीमत से अधिक हो सकता है, लेकिन यह नहीं है। यह बहुत ज्यादा है। शायद वह राशि है
जिसे छुट्टियों के लिए या उससे कम के लिए भुगतान करेंगे। तो ये एक उदाहरण है कि आप कितना प्रभाव डाल सकते हैं बड़ी राशि के बिना। अगर आप उसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, यह पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जीवन जो आप बचा सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो वेबसाइट thelifeyoucansave.org से ई बुक या ऑडियो बुक मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसे करने प्रोत्साहित करूंगा। ठीक है, चलिए चिंता के दूसरे क्षेत्र पर आगे बढ़ते हैं। मुझे लंबे समय से चिंता है कि हम जानवरों पर जो पीड़ा हम उन्हें पहुंचाते हैं वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अनावश्यक और हानिकारक होती है। और मैं खाद्य के लिए पालतू जानवरों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, क्योंकि वहां सबसे अधिक संख्या है और सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे अधिक गंभीर पीड़ा होती है। तादाद में हर साल हम पालतू जानवरों की संख्या खाने के लिए उठाना और मारना लगभग 200 अरब जीवों को है। मैं यहां केवल कशेरुकाई जीवों की बात कर रहा हूं और कुछ अवरेट जीवों को दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन केवल कशेरुकाई पर ध्यान करें। पक्षी, स्तनधारी जंतुओं, मछलियों को शामिल कर रहा हूं, वे भी पीड़ित हो सकते हैं। 200 अरब में सोचना मुश्किल है। पृथ्वी की जनसंख्या 8 अरब 200 अरब जानवरों की बात करें, और यह केवल वह जानवर हैं जिन्हें हम वास्तव में खाद्य के लिए फार्मों या जलीय कृषि में पालते हैं, जो एक तंग फार्म होती है। समुद्र से निकाले जाने वाले मछलियों को गिनती में नहीं लेता। पीड़ादायक मौत देने के बावजूद जीवन जीते हैं। समुद्र से निकली मछली का निष्कर्ष निकालें तो 1000 जानवरों के बारे में बात करें, अनुमान लगाना कठिन है। तो यह एक विशाल रूप से पशुओं पर दुख की एक बड़ी मात्रा है, और हमें यह वास्तव में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तव में इससे मानवों के लिए उपलब्ध भोजन की मात्रा बढ़ती नहीं है। लेकिन मैं आपको यह दिखाने देना चाहता हूं कि यह वास्तव में जानवरों के लिए क्या मतलब होता है। माफ कीजिए, मुझे लगता है मैं स्लाइड्स में थोड़ा आगे चल गया हूं। तो यह वह स्लाइड है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, और जहां आंकड़े से आते हैं। जानवरों के लिए यह कैसा होता है दिखाने के लिए। यह जानवरों की भूमि है। मछली को छोड़कर सबसे अधिक मुर्गियों की संख्या है। और यदि आप सुपरमार्केट या फास्ट फूड चेन से मुर्गियां खरीदते हैं तो वही मुर्गा है जिसे आप खा रहे हैं। वे कभी बाहर नहीं थे, वे इन विशाल शेड में थे। वे अत्यंत भीड़ भाड़ थे, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। मुख्य रूप से शेड को भर रहे थे। वे रेखाओं से पोषित होते हैं जो नीचे आती हैं। पक्षियों को कोई ध्यान नहीं। वे तेजी से बढ़ते हैं। बहुत छोटे पक्षी होते हैं। वे लगभग 6 से 7 हफ्तों की आयु में मारे जाते हैं। यहां प्रोफेसर जॉन वेबस्टर, एक पशु चिकित्सक और सबसे बड़े पशु कल्याण केंद्रों में से एक के संस्थापक के यहां से यह उद्धरण रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि हमारी पीड़ा का कारण यह नहीं है कि वे इतने भीड़ और भीड़ से परेशान हो जाते हैं, बल्कि यह भी है कि वे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तेजी से वजन बढ़ते हैं। वे बहुत ही मोटे शिशु की तरह हैं। उनके पैर पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं, मजबूत नहीं, वजन सहन कर सकें। तो उसने कहा है कि उन्हें जीवन के अंतिम 2 हफ्तों तक दर्द होता है, क्योंकि उनके पैर उनका वजन ठीक से नहीं उठा सकते हैं। गठिया से पीड़ित व्यक्ति को दिन भर खड़े रहने के लिए मजबूर करता है। वे खड़े रहने के लिए मजबूर होते हैं। उनके मल भरी होती है। उनके मल में क्षारीय तत्व होते हैं, पक्षी के भी होते हैं। आप उन पर नंगी त्वचा के साथ बैठें, आपकी त्वचा में नमी हो तो जलन होती है। आपकी टांगों में कार्बनिक जलन होती है। वे खड़े होने के लिए आरामदायक नहीं हैं। वे लंबे समय तक बैठे भी नहीं रह सकते। चलो देखें कि आपके अंडे कैसे उत्पन्न होते हैं। यहां मुर्गियों को अंडे देने के लिए
तार के पिंजरों में रखने की एक प्रणाली है। मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि चिल्ली में यह अभी भी दुर्भाग्य से प्रमुख प्रणाली है। यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया राज्य और अन्य देशों में मुर्गियों को रखना प्रतिषिद्ध है। इन खाड़ी बंधों को बाहर कर दिया गया है या कानूनी नहीं है, लेकिन चिल्ली इन पशु कल्याण मानकों में पीछे है। अगर आप सुअर उत्पादन करना चाहते हैं तो यह तीव्र है। जानवरों की भीड़ है, यहां जहाजों के बावजूद भीड़ है और स्वच्छंद जानवर होने के बावजूद वही प्रकार की चीजें हो रही हैं। और फिर यह चिल्ली में काफी मानक है, सुअरों की भीड़ की यह स्तर बहुत अच्छा है। मछलियों की भी बहुत भीड़ होती है और यह स्पष्ट रूप से कई मछलियों के लिए तनावपूर्ण होता है। ठीक है, हमें थोड़ी तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। जिन चीजों में प्रभावी उदारतावादी लोग कहते हैं कि जानवरों के पीड़ा के साथ लोगों का व्यवहार करने के तरीके में हमारी एक पक्षपात होती है, जिन्हें हम प्यार करते हैं, बिल्लियां और कुत्ते हैं। और यही वह चित्र दिखाता है। यदि आप स्लाइड को देखें तो वह जगह पीड़ा होती है और वास्तव में वहां फार्म किए जानवरों के अतिरिक्त आप कुछ और भी देख ही नहीं सकते। बड़ा बक्सा कारखाने की कृषि है। यह प्रयोगशालाओं में जानवरों के पीड़ा को प्रतिष्ठित करने के लिए रेखाएं हैं। फर्म खरगोशों में दुख की प्रतिष्ठा है। कुत्तों और बिल्लियों की तुलना में यह बहुत छोटा है, जो फार्म जानवरों के इस विशाल दुख के मांस के साथ तुलना की जाती है। लेकिन यदि आप दूसरे चार्ट की ओर देखें तो वह दिखाता है कि पैसा कहां जाता है, और यहां सबसे बड़ा बॉक्स है जो पैसा गलती से रहित कुत्तों और बिल्लियों की मदद करने वाले संगठनों को जाता है, और यह छोटा स्ट्रिप है जो जानवरों को जाता है। पशुओं की पीड़ा यह पूरी तरह से असंतुलित है, और जानवरों की पीड़ा कम करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो उन जानवरों को दान करना चाहिए। माफी चाहता हूं जो संगठन जानवरों की मदद कर रहे हैं। यदि आप उस पर अधिक विवरण चाहते हैं तो आप animalcharityevaluators.org पर जा सकते हैं, जहां वे जानवरों की मदद करने वाले संगठनों की तुलना और मूल्यांकन करते हैं। यहां सबसे प्रभावी संगठनों को ढूंढने में मदद करता है। अब संक्षेप में इस सम्मेलन में एआई के बारे में चर्चा हुई है। एआई जानवरों के खिलाफ पक्षपाती है क्योंकि चैटबॉट्स हमारे द्वारा उत्पन्न होते हैं और हम दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं, इसलिए वे उस डेटा को प्रतिबिंबित करते हैं। वे जानवरों को ध्यान नहीं रखते, एआई के बारे में नैतिक बयान भी नहीं करते। मैंने हांगकांग आधारित सहकर्मी त्साई यिपफाई के साथ शोध किया, विवरणों को देखा। क्षमा करें, हमने पहले एआई नैतिकता कोर्सों पर नजर डाली। हमने 77 कोर्सों की जांच की, कितने एआई से जानवरों को शामिल करने की महत्वता के बारे में बात की। एआई के पशुओं पर बड़ा प्रभाव होता है, जिसमें फैक्ट्री फार्मिंग और स्वयं चालित कारों में भी, जहां यह निर्णय होता है कि कार पशु को बचा सकेगी। लेकिन कोई भी पाठ्यक्रम एआई पर चर्चा नहीं करता था। वे नैतिक मुद्दे। हमने एआई नैतिकता पर 200 किताबें जांची। हमने 200 में से 7 ऐसे भी पाए जिनमें एआई के पशुओं पर प्रभाव की बात भी की गई। और फिर हमने नीतियों और सिद्धांतों के आधिकारिक बयानों पर नजर डाली। हमने एआई नैतिकता पर 70 कुछ नीतियों और सिद्धांतों की जांच की। बस एक ही ढूंढा है। सर्बियाई सरकार द्वारा जारी दस्तावेज में जैविक, मानवों और जानवरों की एआई की नैतिकता की चर्चा होनी चाहिए। यदि चिल्ली ऐसा करे तो यह अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी अब मुझे इसके बारे में बात करनी होगी कि हम कैसे कर सकते हैं। तीसरे क्षेत्र के बारे में जिस पर प्रभावी उदारतावादी चिंतित हैं, और वह है मानव विलुप्ति के जोखिम के बारे में
और हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। समय बचाने के लिए मैं अगली स्लाइड को छोड़ रहा हूं। तो जैसा कि मैं कहता हूं, प्रभावी उदारता समुदाय का मानना है कि पीड़ा मायने रखती है, और यह सिर्फ यह नहीं है कि यह वर्तमान पीड़ा है, अभी जीवित लोगों की पीड़ा है, बल्कि भविष्य की पीड़ा भी मायने रखती है। तो हमें भविष्य को छोटा नहीं समझना चाहिए, और अगर हम मत्स्यता के जोखिमों से बच सकें तो भविष्य में मौजूद हो सकने वाले प्राणियों की संख्या अत्यधिक होगी। हमारी जाति लाखों साल तक बनी रह सकती है और शायद अंततः ब्रह्मांड में ग्रहों पर निवास कर सकती है। मानवों की संख्या सोचना मुश्किल है। ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन उसे पार कर सकते हैं, लेकिन विलुप्ति के जोखिम हैं। हम सिर्फ इस ग्रह पर हैं। जीवन को खतरे में डालती हैं चीजें। उदारवादी लोग सोचते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, चिंता की जानी चाहिए, नष्ट के जोखिम को कम करना चाहिए। खतरे क्या हैं? काफी कुछ। परमाणु युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। हमारे ग्रह के साथ टकराने वाला एक बड़ा उल्का, हम कुछ कर सकते हैं, उल्काओं का पता लगा सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, उन्हें टालने के लिए रॉकेट बना सकते हैं जो उन्हें उनके मार्ग से विचलित कर सकते हैं। हम कर सकते हैं चीजें। पैंडेमिक, जैविक आतंकवाद और कई प्रभावी उदारवादी एआई से चिंतित हैं जो सुपर इंटेलिजेंट होकर हमें नियंत्रित करेगी। यह एक संभावना है। बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है कि वह कब हो सकता है। यह जल्दी हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है यह जल्दी नहीं होगा। मुझे लगता है चैटबॉट किसी भी सुपर बुद्धिमान एआई से ज्यादा मनोरंजक नहीं। अगर केवल 2070 होने जा रहा है तो मुझे नहीं पता हम जो कर रहे हैं, अनुसंधान हो रहा है एआई के मूल्यों के साथ मेल खाने के लिए, वह रोकथाम में कामयाब होगा या नहीं। मुझे यकीन नहीं है कि यह बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इसके बारे में अगले कुछ दशकों में और भी बहुत कुछ सीखा जाएगा। तो मुझे उस बिंदु पर रुकना होगा। आपकी ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मैंने आपको प्रभावी उदारता के बारे में कुछ बताया है और आप में से कई लोग सोचेंगे। धन्यवाद।